एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं होने से बेहतर है। पीएम मोदी के बारे में दो तथ्य। तथ्य एक, कोई भी विपक्ष मोदी को हरा नहीं सकता। तथ्य दो, यदि आपको लगता है कि आप मोदी को हरा सकते हैं तो तथ्य एक देखें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के लिए कितना भी बुरा कुछ करने का फैसला किया है तो वह इसे अकेले ही करेंगे, चाहे जो भी हो। आप पहले ही इसे कई बार देख चुके हैं, जैसे कि कठोर नोटबंदी, यातनापूर्ण कोविड लॉकडाउन, घातक कृषि कानून आदि। अब मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी राज्यों में 5 साल में केवल एक बार चुनाव कराने पर तुले हुए हैं, और वह राष्ट्रीय चुनाव जिसमें वह खुद चुनाव लड़ते हैं। जब विपक्षी दलों ने एक चुनाव पर उनके बार बार के फरमान को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने एक लापरवाह समिति बनाकर अपने फैसले को औपचारिक रूप दिया है। यह समिति उनके चाटुकारों से भरी हुई है जो मोदी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं। जाहिर है यह विपक्षी नेताओं की मूर्खता है जिन्होंने मोदी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री से सम्राट या स्वतंत्र भारत के शाश्वत शासक के रूप में बदलने का एहसास नहीं किया है, जिसे पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक राष्ट्र एक चुनाव या इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के फायदे तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन जब मोदी ने इन बदलावों का पक्ष लिया है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कल अगर मोदी रात 8 बजे एक टीवी घोषणा में घोषणा करते हैं कि भारत में कोई चुनाव नहीं होगा और वह इस नश्वर दुनिया को छोड़ने तक अकेले देश पर शासन करेंगे, तो उनकी घोषणा का विरोध करने के लिए कोई न्यायिक या विधायी तंत्र नहीं है। भारत में अदालतों सहित सभी कानून प्रवर्तन प्रणालियां पहले से ही निष्क्रिय हैं या पूरी तरह से मोदी शासन द्वारा नियंत्रित हैं, जो वास्तव में अकेले मोदी हैं। इसलिए वह बिना किसी विरोध के एक अजेय सम्राट के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देगा। एक अन्य परिदृश्य में यदि वह चुनाव कराने के लिए दयालु हैं तो वह चुनाव अधिकारियों को वोटों की गिनती से पहले ही उन्हें और उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा को विजयी घोषित करने का आदेश दे सकते हैं। चूंकि कोई भी चुनाव आयुक्त या अदालत का न्यायाधीश मोदी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया में विजेता घोषित किया जाएगा। फिर कुछ मूर्ख भारतीय जैसे पुराने क्रिकेटर और बॉलीवुड अभिनेता ट्विटर पर उनकी जीत का जश्न मनाएंगे और विपक्षी नेताओं सहित अन्य लोग नाराज रहेंगे। लेकिन मोदी हमेशा के लिए शासक बन जाएंगे। यही सच्चाई है। मोदी समर्थक जो विपक्षी नेता सोचते हैं कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा को हरा सकते हैं, अगर यह होता है तो वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। कोई भी विपक्षी दल मोदी और भाजपा को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि अगर अगले साल चुनाव होता है तो उनका जीतना तय है। चूंकि अधिकांश विपक्षी नेता बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए वे यह समझने में विफल हैं कि मोदी के सबसे बड़े समर्थक मतदाता नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैं। यह बार बार देखा जा रहा है कि संदेह को दूर करने के लिए मोदी और भाजपा कुछ प्रमुख राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं, जिसमें मोदी चुनाव लड़ते हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री हैं तो वह आसानी से राज्यों को नियंत्रित कर सकते हैं,
भले ही भाजपा उन राज्यों में नहीं जीती हो। फिर मोदी विभिन्न राज्यों में गैर भाजपा सरकारों को वश में करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जुलाई 2023 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम के दुरुपयोग को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कोई भी अदालत का न्यायाधीश ऐसा कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता जो उनके बॉस मोदी को नाराज कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर चुनाव होते हैं तो ईवीएम भाजपा को जीतने में मदद करने के लिए बनी रहेगी। भयभीत कानून प्रवर्तन एजेंसियां। आमतौर पर पुलिस और अदालतें मोदी सरकार और मोदी की भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। राजनेता और पुलिस अधिकारी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हरेन पांड्या की हत्या और गुजरात दंगों के विसल ब्लोअर संजीव भट्ट के कारावास के भयावह मामलों को देखा है, जिन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। इन मामलों को बीबीसी की हालिया डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दर्ज किया गया है, जिसमें 2002 की गुजरात हिंसा में मोदी की भूमिका का वर्णन किया गया है। इसी तरह जज लोया ब्रिज गोपाल हरि किशन लोया के भाग्य को देखने के बाद अधिकांश न्यायाधीश भयभीत होंगे, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में भाजपा नेता अमित शाह, जो अब भारत के गृह मंत्री हैं, मुख्य आरोपी थे। लेकिन कोई भी जांच अधिकारी अमित शाह पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, जो पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। जज और जांच अधिकारी जानते हैं कि अगर जज लोया की मौत अकथनीय तरीके से हो सकती है, तो उनका भी यही हश्र हो सकता है। इससे पहले व्यापमं घोटाला मामले में भी ऐसा हुआ था, जिसमें अमित शाह की तरह एक अन्य भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आरोपी थे। जैसे जैसे व्यापमं मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, गवाह और मामले से परिचित अन्य लोग गायब होने लगे और रहस्यमय तरीके से मरने लगे। जाहिर है, अधिकांश गवाह, पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश मोदी और उसके सहयोगियों की इच्छा और कार्यों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें मोदी सरकार के शत्रुतापूर्ण कार्यों के खिलाफ अदालत कक्षों में केवल कुछ अनौपचारिक बयान देती हैं, लेकिन वे मोदी या उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए कभी औपचारिक निर्णय पारित नहीं करती हैं। चूंकि मोदी ईवीएम को बैलेट पेपर से बदलने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुनावों में ईवीएम के उपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ कोई निर्णय लेकर मोदी को कभी नाराज नहीं करेगा। जबकि अदालतें पहले से ही समझौता कर रही हैं, मोदी सरकार ने उनके पंख काटने का फैसला किया है। अगस्त 2023 में मोदी सरकार ने एक नया कानून पेश किया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों जैसे शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर देगा। इस कदम से मोदी को ऐसे चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करने में मदद मिलेगी जो ईवीएम को जारी रखेंगे और ईवीएम को हटाने की विपक्षी दलों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। ये चुने हुए चुनाव अधिकारी ईवीएम चुनाव में धोखाधड़ी की किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेंगे जब मोदी और भाजपा विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव और विशेष रूप से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। मूर्ख विपक्षी नेता।
चूंकि अधिकांश विपक्षी नेता मूर्ख हैं, इसलिए वे अपने चुनाव अभियानों की योजना बनाते समय केवल पारंपरिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लगता है कि अगर वह हाल के कर्नाटक चुनाव में भाजपा को हरा सकती है, तो वह लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। लेकिन कांग्रेस एक साधारण तथ्य को समझने में विफल रही है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव नहीं जीती थी, बल्कि मोदी ने कांग्रेस को वह चुनाव जीतने दिया ताकि कांग्रेस पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतकर 2024 में फिर से मोदी और भाजपा की सरकार बनने पर ईवीएम का कोई मुद्दा न उठाए। अजीब बात है कि विपक्षी दलों का मानना है कि अगर वे ट्विटर या टीवी पर मोदी की निंदा करते रहेंगे तो वे उन्हें हराने में सक्षम होंगे। लेकिन यह एक गलत धारणा है। जबकि गोदी मीडिया या लैपडॉग मीडिया मोदी शासन द्वारा नियंत्रित है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, मोदी और भाजपा की आलोचना करने के लिए विरोधी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं। आज यूट्यूब पर हिंदी में कई विरोधी मीडिया चैनल चल रहे हैं। वे अपने कार्यक्रमों में मोदी की निंदा और कांग्रेस की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम इतने बेकार और पक्षपाती हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वे कांग्रेस को जीतने में मदद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लगता है कि मोदी विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मोदी विपक्षी दलों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने चुनाव अभियानों में हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाने का फर्जी मुखौटा बना रहे हैं। दरअसल मोदी और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए काफी हद तक ईवीएम पर निर्भर हैं। कुछ मतदाता जिनके वोटों की गिनती चुनावों में होती है, वे इतने गरीब, अनपढ़ और भोले भाले होते हैं कि उन्हें मोदी द्वारा भाजपा को वोट देने के झूठे वादों के साथ धोखा दिया जाता है। ये मुट्ठी भर अशिक्षित मतदाता मोदी शासन में बनी हुई मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता जैसे कारकों को समझने में सक्षम नहीं हैं। जाहिर है, विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए इन कारकों को वास्तविक मुद्दा नहीं बना सकते। वर्तमान में एकमात्र मुद्दा ईवीएम का है। लेकिन भविष्य में मोदी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए कोई निरंकुश घोषणा कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, भले ही वोटों की मैन्युअल गिनती के कारण परिणाम में देरी हो। सत्ता का कठिन हस्तांतरण। अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो विपक्षी दल लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। विपक्षी दलों का मुख्य ध्यान राज्य चुनावों के बजाय 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने पर होना चाहिए। देश में लोकतंत्र तभी बहाल हो सकता है जब तानाशाह मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। उस स्थिति में विपक्षी दलों के लिए राज्य चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्षी समूहों को इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए कि अगर मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो आसानी से सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। मोदी या तो खुद को विजेता घोषित कर सकता है या अपने पद पर बने रहने के लिए कुछ अन्य तरकीबों का इस्तेमाल कर सकता है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुयायी के रूप में, जो अपनी तानाशाही प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं, मोदी वही दोहरा सकते हैं जो ट्रंप ने चुनाव में अपनी हार के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए जनवरी 2021 में किया था। ट्रंप ने अपने पद की रक्षा के लिए अपने हिंसक समर्थकों की मदद से एक आभासी तख्तापलट किया। ट्रंप की तुलना में मोदी के पास अधिक क्रूर समर्थक हैं। इसके अलावा, अगर मोदी को हार का डर है, तो वह संविधान को बदल सकते हैं, जैसा कि उनके कुछ साथी संकेत दे रहे हैं, ताकि वह हमेशा के लिए शासन कर सकें। एक अन्य तानाशाह, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें मोदी पूजते हैं, ने 2021 में इसी तरह का संवैधानिक तख्तापलट किया था। पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देता है, जबकि उनका लगातार दूसरा और चौथा समग्र राष्ट्रपति कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। मोदी भी संविधान में बदलाव कर ऐसा कानून बना सकते हैं। जवाबदेही के बिना शासन करने की बुरी इच्छा के साथ, मोदी न्यायपालिका की शक्तियों पर और अंकुश लगाने के लिए एक कानून भी बना सकते हैं, जैसा कि हाल ही में इजरायल में हुआ था। न्यायिक सुधार योजना की आड़ में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को पलटने की इजरायली सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को कम कर दिया। संसद में भाजपा के बहुमत के साथ, मोदी आसानी से ऐसे कानून पारित कर सकते हैं जो उन्हें लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी पीएम या सर्वोच्च नेता बनने की अनुमति दे सकते हैं। चूंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए वह ऐसे कानूनों को रोकने के लिए विपक्ष की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ईवीएम के मुद्दे से निपटने के साथ साथ विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में मोदी की हार होने या चुनाव न होने पर उनसे सत्ता लेने के लिए भी तुरंत रणनीति बनानी चाहिए। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो विपक्षी नेता अगले कई वर्षों तक ट्विटर पर मोदी को कोसते रहेंगे, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं पा पाएंगे।